चलिए अब सिलसिलेवार खबरों की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार की गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। उन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। बता आपको ये दे कि ज्योति 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी है। वीडियो बनाकर पाकिस्तान की सकारात्मक छवि दिखाने के उसके ऊपर तमाम आरोप लगे थे, लेकिन अब उन पर आरोप है कि इस यात्रा के दौरान वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में आई। भारत की गोपनीय जानकारियां इसने लीक की। इस मामले में नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के एक और कर्मचारी मुजम्मिल को भी जासूसी की कथित संलिप्तता के आरोप में भारत से निष्कासित कर दिया गया है। भारत ने मुजम्मिल को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया। बताया जा रहा है कि ज्योति और मुजम्मिल के बीच संपर्क था और उन्होंने दानिश नामक एक अन्य संदिग्ध के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया। पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा एजेंसियों ने ज्योति समेत 5 लोगों को जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया है, जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। इस घटनाक्रम ने भारत और पाकिस्तान के बीच में पहले से चले आ रहे तनाव को और अधिक बढ़ा दिया। पहलगाम हमले के बाद से दोनों देशों के संबंध बेहद तनावपूर्ण लगातार बने हुए हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारत सुरक्षा एजेंसियों जो है वो देश विरोधी गतिविधियों पर नजर भी बनाए हुई हैं और इसमें संलिप्त जो भी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तान से संबंधों पर जो संकट वो लगातार गहराता जा रहा है। ज्योति मल्होत्रा ने किस प्रकार से किसके माध्यम से सूचनाएं पहुंचाई, उससे जुड़ी खबर थी। बढ़ेंगे आगे। पाकिस्तान इन दिनों गहरे राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। एक तरफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख को झटका दिया है, तो वहीं दूसरी ओर देश के भीतर कई प्रांत, खासकर बलूचिस्तान, गिलगिट और बाल्टिस्तान, अब सिंध में असंतोष और विरोध की लहर तेज हो गई है। ताज़ा विवाद की जड़ है चोलिस्तान नहर परियोजना, जिसने सिंध प्रांत में हिंसक आंदोलन की आग को और भड़का दिया है। ये प्रोजेक्ट सिंध नदी से पंजाब प्रांत के चोलिस्तान रेगिस्तान तक पानी पहुंचाने की एक योजना है। इसके तहत 175 किलोमीटर लंबी 6 नहरें बनाई जा रही हैं, जिनकी कुल सिंचाई क्षमता 4120 क्यूसेक बताई गई है। सरकार का कहना है कि इससे कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा में मदद मिलेगी, लेकिन सिंध के लोगों का मानना है कि यह उनके हिस्से का पानी छीनने की साजिश है। सिंध के किसान, मजदूर, राजनीतिक और धार्मिक संगठन इसे कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पर जल अधिकारों की लूट बता रहे हैं। बीते बुधवार को नौशहरों फिरोज में सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर के घर पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। लूटपाट, आगजनी और हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को लिखित रूप से रद्द करे। हालांकि पाकिस्तान के काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने इसे पहले ही खारिज कर दिया था, लेकिन जनता को सरकार पर भरोसा नहीं है। इस नहर योजना में 1.2 मिलियन एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है, जिसमें 90% हिस्सा भारत से सटे चोलिस्तान रेगिस्तान में है। पहले चरण में 4.5 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। आलोचकों का कहना है कि योजना सतलुज नदी के बाढ़ जल पर आधारित है, जो अविश्वसनीय है, खासकर तब जब भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है। सिंध प्रांत के लिए यह परियोजना अब जीवन और मृत्यु का सवाल बन चुकी है और यही वजह है कि पाकिस्तान के आंतरिक हालत और अधिक विस्फोटक हालात होते जा रहे हैं। उत्तर कोरिया से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। यह खबर भी आपको बताएंगे, जिसने देश की सैन्य तैयारी और नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। किम जोंग उन की मौजूदगी में एक युद्धपोत की लॉन्चिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यह घटना चोंगजिन शहर के ईस्ट पोर्ट पर हुई, जहां 5000 टन वजनी युद्धपोत को लॉन्च किया जा रहा था। लॉन्चिंग के दौरान तकनीकी गड़बड़ी के चलते जहाज संतुलन खो बैठा, पानी में डूब गया। सूत्रों के मुताबिक लॉन्चिंग के समय ही तकनीकी समस्याएं सामने आने लगी थी, लेकिन इन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। जैसे ही जहाज नीचे से क्रैश हुआ, उसका बैलेंस बिगड़ गया और देखते देखते जहाज पानी में समा गया। यह पूरा हादसा उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन की आंखों के सामने हुआ, जिसे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद किम जोंग उन ने इसे क्रिमिनल एक्ट बताया और इसे क्रिमिनल एक्ट करार देते हुए कहा कि अनुभवहीन नेतृत्व और ऑपरेशन लापरवाही इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इशारा किया है कि इस हादसे के जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
बताया जा रहा है कि पार्टी की सेंट्रल कमेटी की अगली बैठक में इस घटना को लेकर कड़ी समीक्षा की जाएगी। यह हादसा न केवल उत्तर कोरिया की सैन्य क्षमताओं पर सवाल उठाता है, बल्कि देश की अंदरूनी सिस्टम की कमजोरी को भी उजागर करता है। उत्तर कोरिया में युद्धपोत लॉन्चिंग के दौरान हादसा, किस प्रकार से 5000 टन वजनी युद्धपोत समा गया पानी में, उससे जुड़ी खबर। यह हादसा क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा, ऐसा कहा है किम जोंग उन ने। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यहां स्थित यहूदी संग्रहालय के बाहर भीषण गोलीबारी हुई और इजराइल के 2 नागरिकों की हत्या कर दी गई। यह दर्दनाक घटना रात करीब 9:15 बजे के आसपास की हुई। जैसे ही गोलीबारी की सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। हालात को नियंत्रण में लिया गया। पुलिस ने मौके से हमलावर को गिरफ्तार कर लिया, जो गिरफ्तारी के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा रहा था। इजरायली दूतावास ने पुष्टि की है कि इस हमले में मारे गए दोनों लोग दूतावास के अधिकारी थे, एक पुरुष और एक महिला। इस वारदात ने पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को झकझोर कर रख दिया है। इजरायल के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत डैनी डैनम ने एक एक्स पोस्ट में इसे हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि इसे यहूदी विरोधी आतंकवाद का घृणित कृत्य है। दरअसल ये उन्होंने कहा कि यह हमला न सिर्फ इजरायल पर बल्कि वैश्विक यहूदी समुदाय पर हमला है। अमेरिकी प्रशासन की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडी ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए इस घटना पर गहरा दुख जताया, पीड़ितों के परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब मध्य पूर्व में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं वैश्विक शांति व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़े करती है। सुरक्षा एजेंसियां मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं और इसे एक संभावित आतंकवादी हमला भी बता रही हैं। तेहरान और वॉशिंगटन के बीच परमाणु तनाव चरम पर है। जी हां, ईरान की राजधानी तेहरान और वॉशिंगटन के बीच में परमाणु तनाव किस प्रकार से सामने आया वो जानिए। इस बीच अमेरिका ने दरअसल दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण कर वैश्विक मंच पर एक कड़ा संदेश दिया है। कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस में इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। ये परीक्षण अमेरिका की नियमित सैन्य गतिविधियों का हिस्सा था, लेकिन ईरान के साथ परमाणु विवाद की पृष्ठभूमि में इसका बड़ा राजनीतिक और सामरिक संदेश निकाला जा रहा है। इस मिसाइल को दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु मिसाइलों में से एक माना जाता है। इसकी 2 प्रमुख ताकतें हैं। पहली, ये मिसाइल 14,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। दूसरी, इसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे में यदि अमेरिका से 12,000 किलोमीटर दूर स्थित ईरान पर हमला किया जाए तो यह मिसाइल महज 24 मिनट में ईरान तक पहुंच जाएगी और भयानक तबाही मचाएगी। अमेरिका पहले भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर चुका है। 1945 इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पर एटम बम गिरा दिया था। उस हमले में करीब 2.5 लाख लोग उस दौरान मारे गए थे और दोनों शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे। इतिहास अब अमेरिका की चेतावनी के रूप में सामने उसे लेकर आया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले कहा था कि अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को खत्म नहीं किया तो अमेरिका उसे उसकी ही मिट्टी में खत्म कर देगा। अब तक दोनों देशों के बीच में 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। अमेरिका ये दर्शाना चाहता है कि परमाणु शक्ति में न केवल वो सक्षम है, बल्कि अपनी सुरक्षा और प्रभावशाली सैन्य मौजूदगी को लेकर किसी भी स्तर पर पीछे हटने वाला नहीं है। मिनटमैन 3 का ये परीक्षण इसी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। परमाणु तनाव के बीच में अमेरिका की ताकत किस प्रकार से दिखाई दी, किस प्रकार से ये संदेश इस परीक्षण के साथ दिया गया है, वो आप इस खबर के माध्यम से देख सकते हैं। तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन यानी MIT ने एक चौंका देने वाली साइबर जासूसी रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें 7 चीनी जासूसों को पकड़ा गया। ये जासूस उन्नत तकनीकों का उपयोग कर घोस्ट बेस स्टेशन यानी फर्जी मोबाइल टावरों के जरिए तुर्की में रह रहे उइगर मुसलमानों और सरकारी अधिकारियों की जासूसी कर रहे थे। MIT को चीन से आए कुछ संदिग्धों की गतिविधियों पर शक हुआ, जिसके बाद जांच में पता चला कि ये चीनी नागरिक चुपचाप जासूसी उपकरणों को तुर्की ला रहे थे। इन उपकरणों को एक साथ लाना मुश्किल था, इसलिए इन्हें अलग अलग पार्ट्स में तस्करी करके लेकर आया जा रहा था। जैसे कोई एंटीना लेकर आ रहा था तो कोई बैटरी और कई अन्य भाग भी इसमें इस प्रकार से लाए गए। जासूसी नेटवर्क ने पेशेवर खुफिया एजेंसी की तरह काम किया। गिरफ्तार जासूसों की पहचान जेनहुआ लियू, वू जिहांग, वू रेजुन,
शियोक्यांग शियाओ, जुओवेईक्यू और मा शुपिंग दुवेंजू के रूप में हुई है। ये सभी जासूस इस्तांबुल, इजमिर, मनीसा, बालिकेसिर और बुरसा जैसे शहर में सक्रिय थे। जांच की शुरुआत तब हुई जब मोबाइल नेटवर्क के ग्राहकों की सरकारी एजेंसियों के नाम से फर्जी एसएमएस मिलने लगे। तकनीकी विश्लेषण में पता चला कि मैसेज फर्जी मोबाइल टावर के जरिए भेजे गए थे। इसके जरिए न केवल कॉल और लोकेशन डेटा इंटरसेप्ट किया गया, बल्कि संवेदनशील जानकारियां भी चीन भेजी गई। MIT को यह भी पता चला है कि ये जासूस 3 ग्रुपों में बंटकर काम कर रहे थे। इंटरसेप्ट किया गया डेटा एक सर्वर के माध्यम से चीन भेजा जाता था, जहां से विदेशी ऐप्स का उपयोग कर यूजर्स को टारगेट किया जाता था। नकली लिंक भेजकर फिशिंग अटैक किया गया, लोगों के बैंक और क्रेडिट कार्ड डेटा चुराकर धोखाधड़ी की गई। इस खुलासे से तुर्की और चीन के रिश्तों पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। दोस्ती के नाम पर चीन जिस तरीके से खुफिया गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, वह वैश्विक स्तर पर उसकी मंशा पर गंभीर संदेह पैदा करता है।